सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिज़र हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसराइल फ़लस्तीन वॉर की जो गाज़ा के अंदर जारी है, और इसके अलावा इस बात का एनालिसिस करेंगे आज कि दुनिया के अंदर जो वॉर्स लड़ी जाती हैं या पिछले कुछ 20-30 सालों के अंदर लड़ी गई हैं, उनके अंदर यूएन का क्या किरदार रहा है और यूएन अब तक इस जंग को रुकवाने में नाकाम क्यों रहा है। इस जंग में अमेरिकी कंपनियों को तकरीबन $40 मिलियन का फ़ायदा हुआ है। दोस्तों, ये 5 मुल्क जो हैं ये याद रहे यूएन के मुस्तकिल मेंबर हैं और ये वीटो पावर का हक भी रखते हैं। अमेरिका के अंदर 327 गन शूटिंग के वाक़यात हुए हैं जो डायरेक्ट लोगों के ऊपर जो वो गनें तानी गई हैं, तकरीबन 500 लोग उसके अंदर। इन जो प्राइवेट आर्मीज़ हैं इनको मर्सिनरीज कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर हम थोड़े से समझदार हैं तो ये चंदे का जो धंधा है इसको अगर हम समझ जाएँ तो आपको पूरी बात जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक। दोस्तों, याद रहे कि इस वॉर को शुरू हुए 2 माह से ज़्यादा हो चुके हैं और इसके अंदर 15,000 से ज़्यादा इसराइली मुसलमान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, और दूसरी तरफ से कोई कुल जो कि कंफर्म तादाद नहीं है इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की, तकरीबन कहा जा रहा है कि 2 से 3 हज़ार जो हैं वो लोग और जो इसराइली फ़ौजी हैं वो इस जंग के अंदर हलाक हुए हैं। दोस्तों, जहाँ इस जंग के अंदर मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, फ़लस्तीन के अंदर मुसलमान मारे जा रहे हैं और किसी हद तक इसराइल का नुकसान भी हो रहा है, इस जंग में अमेरिकी कंपनियों को तकरीबन $40 मिलियन का फ़ायदा हुआ है। दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, जिसके अंदर नंबर 1 रिथियान और दूसरा डायनामिक्स हैं, इन्होंने अपने एम्बेसडर्स को बताया, बड़ी बेशर्मी से बताया कि ये जो वॉर चल रही है इसके अंदर उनका कितना फ़ायदा हो रहा है, जो कि इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान वॉर चल रही है, और वो उनकी ख्वाहिश है कि ये वॉर जो है वो कंटिन्यू रहे और मज़ीद ये प्रोलॉन्ग होती चली जाए, जिससे उनके फ़ायदे के अंदर जो है वो इजाफा हो। इसके अलावा दुनिया की 2 बड़ी कंपनीज़ जिनके अंदर लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप ग्रोमैन है, जिन्होंने पिछले 3 साल के अंदर जो गेन किया था मुनाफा, पिछले 2 माह के अंदर उन 3 साल से ज़्यादा मुनाफा वो कमा चुकी हैं। दोस्तों, याद रहे ये दोनों भी अमेरिकी कंपनियां ही हैं। दोस्तों, लॉकहीड जो मार्टिन कंपनी है वो इसराइल के लिए फ़ाइटर जेट बनाती है। इनमें फ़ाइटर जेट जदीद किस्म का जो F-35 है, और इसके अलावा ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर भी यही कंपनी बनाकर इसराइल को फराहम करती है। दोस्तों, इसी तरह नॉर्थरॉप ग्रोमैन जो है वो कंपनी और सबमरीन्स बनाती है और कम्बैट व्हीकल्स जो वो तैयार करती है, और वो पूरी दुनिया को इस वक्त तो इसराइल को बहुत ज़्यादा फराहम कर रही है। दोस्तों, हाल ही में $3 बिलियन की एक जो डील है, यानी उसके अंदर 25 F-35 शामिल थे और इसके स्टेल्थ जेट्स शामिल थे इस डील के अंदर, जो इसराइल ने ऑर्डर किए हैं और उनको फराहम किए गए हैं। दोस्तों, ओबामा के दौर के अंदर जो इसराइल है और अमेरिका है, उन्होंने आपस के अंदर $38 बिलियन की जो मिलिट्री असिस्टेंस है उसकी डील की है, जो शायद अभी तक चल रही है। दोस्तों, याद रहे कि जो आज जितने भी इसराइल को फराहम किए जा रहे हैं, तकरीबन 90% जो है, बल्कि 92% जो है, अमेरिकी कंपनियों की तरफ से इसराइल को फराहम किए जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि जो हथियार बनाने वाली कंपनीज़ हैं जो कि असला बनाती हैं, उन कंपनियों का इससे कोई सरोकार नहीं है कि इन हथियारों के चलने से उसके नताइज क्या निकलते हैं। उनको सिर्फ इस बात से सरोकार है कि वो मुनाफा कितना कमाती हैं और पूरी दुनिया में कहाँ किस किस जगह पर वो हथियार फराहम करती हैं और वहाँ से डॉलर कमाती हैं। दोस्तों, इसी साल US स्टेट डिपार्टमेंट ने बताया है कि उन्होंने इस साल $205.6 बिलियन की हथियार फ़रोख्त किए हैं। पिछले कई सालों की निस्बत इस साल उसके अंदर तकरीबन 50% जो है उसकी राइज देखने को मिली है। दोस्तों, इसी तरह इसराइल ने इस साल तकरीबन $12.5 बिलियन के जो हथियार हैं वो पूरी दुनिया के अंदर फ़रोख्त किए हैं, जिनमें रॉकेट, मिज़ाइल और इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम इसके अंदर, और इसके अंदर मिज़ाइल वगैरह भी शामिल हैं। दोस्तों, याद रहे इसराइल जो है वो दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है जो कि वेपन जो है एक्सपोर्ट करता है, और बाकी जो है उसके अलावा उसके अंदर अमेरिका, रूस, फ्रांस, चाइना
और यूके शामिल है। और यूके भारत 7वें नंबर पे है, लेकिन इस दौड़ के अंदर वो शामिल है। और याद रहे इनके अंदर जो ज़्यादातर मुल्क है जैसे अमेरिका है, और ये रशिया भी टॉप 10 में शामिल है, जैसे रशिया है और फ्रांस है, यूके है, चाइना है। दोस्तों ये 5 मुल्क जो हैं ये याद रहे यूएन के मुस्तकिल मेंबर हैं और ये वीटो पावर का हक भी रखते हैं। तो दोस्तों अगर इन 5 मुल्कों के हथियारों को जोड़ा जाए, दुनिया को फराहम करते हैं, तो तकरीबन 75% जो हथियार हैं पूरी दुनिया के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं वो ये 5 मुल्क जो हैं वो सप्लाई करते हैं। तो अब आप ज़रा न्यूट्रल होकर सोचिए कि ये जो 5 बड़े ममालिक हैं जो कि मुस्तकिल मेंबर हैं यूएन के, क्या ये कभी चाहेंगे कि हथियारों की दौड़ कम हो? वो तो चाहेंगे कि जंगें ज़्यादा से ज़्यादा लगें और ज़्यादा से ज़्यादा हथियार जो उनकी कंपनीज बनाएं और दुनिया को फराहम करने और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। दोस्तों याद रहे भारत दुनिया का 12% जो है हथियार ख़रीदता है और पाकिस्तान इस दौड़ के अंदर 7वें नंबर पर है। अब सोचिए कि अगर हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं दुनिया को, एक साइड पे चाइना और रशिया है और दूसरी तरफ अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय ममालिक हैं, तो ये जो दोनों हिस्से हैं, ये जो दोनों पार्टीज़ हैं, ये कभी भी हथियारों की दौड़ को कम करने के ऊपर बातचीत नहीं करते और ना करेंगे। हालांकि याद रहे कि रशिया और चाइना जो है वो इस जंग को जस्टिफाई नहीं करते जो अब लड़ी जा रही है इसराइल और फ़लस्तीन के दिन। दोस्तों याद रहे कि जो दुनिया के अंदर एक किसान है या एक टीचर है या एक जॉब करने वाला बंदा है या एक बिज़नेस करने वाला बंदा है, जो उस मुल्क के अंदर रहता है, किसी भी मुल्क के अंदर रहता है और टैक्स पेयर भी है, उनको इस जंग से ना तो कोई फ़ायदा पहुँचता, नुकसान तो ऑब्वियसली पहुँचता ही है, फ़ायदा शायद उसको ना पहुँचता हो। अब फ़ायदा किन को पहुँचता है? फ़ायदा जाहिर है उन कंपनीज़ को पहुँचता है, बड़ी बड़ी जो हथियार बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनको पहुँचता है। डेमोक्रेसी जमहूरी निज़ाम को एक हल्ले वाहिद के तौर पर जो है वो द ओनली सोल्यूशन, यानी हल्ले वाहिद ये बताया जाता है हमारे माशरे के, मगरबी माशरे के अंदर भी यही बताया जाता है कि डेमोक्रेसी हल्ले वाहिद है। और याद रहे मैंने जिस तरह डेमोक्रेसी के एक व्लॉग के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि 2 साइड्स हैं, अगर वो इलेक्शन में खड़ी होती हैं, एक पार्टी ए और दूसरी पार्टी बी है, और दोनों पार्टी जब इलेक्शन में खड़ी होती हैं तो इन दोनों पार्टीज़ को सपोर्ट करने वाली ये कंपनियां होती हैं, और ये कंपनियां जब उनके इलेक्शंस के अंदर पैसा लगाती हैं और हुकूमत चाहे किसी की भी बने, तो वो पैसा पूरा करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं या लॉज बनवाती हैं अपने फ़ायदे के। हमें ये बताया जाता है कि लोगों की हुकूमत लोगों से लोगों पर, लेकिन ऐसा नहीं होता, वहाँ पर अवामी नुमाइंदे नहीं होते जो हुकूमत करते हैं, बल्कि इन मुल्कों को माफियाज़ चलाते हैं। ये माफियाज़ बड़े बड़े माफियाज़ जो कि सरमायादारों की सूरत के अंदर पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। सो दोस्तों ये जो कंपनियां हैं हथियार बनाने वाली पूरी दुनिया के अंदर जो कि प्राइवेट कंपनियां हथियार बेचती हैं, याद रहे कि 51% जो इन कंपनियां हैं वो अमेरिकी कंपनियां ही हैं जो पूरी दुनिया के अंदर हथियार फराहम करती हैं। अब ये कंपनियां हथियार किसको बेचती हैं? ऑब्वियसली हुकूमतें ख़रीदती हैं ये जो हथियार हैं कंपनियों से। और पैसा कहाँ से आता है इन हथियारों को ख़रीदने का? ज़ाहिर है टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो जिनकी खाल उतारी जाती है टैक्स ले लेकर। और फिर इन हथियारों से मारा कौन जाता है? इन हथियारों से मारा वही टैक्स पेयर जाता है जो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है और जिससे हथियार ख़रीदे गए हैं। दोस्तों अब ज़रा एनालिसिस कर लें कि अमेरिका जो है वो 880 बिलियन डॉलर्स जो है सालाना खर्च करता है हथियारों पर। इसके अलावा चाइना 292 बिलियन डॉलर खर्च करता है और रशिया 86.4 बिलियन डॉलर खर्च करता है। और इस सारी दौड़ के अंदर यूके और फ्रांस भी शामिल है। ये तमाम जो ममालिक हैं ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबर्स हैं। तो दोस्तों क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये मुस्तकिल मेंबर्स हैं 4, ये मिलकर यूएन के अंदर एक रेजोल्यूशन लेके आएँ ताकि हथियारों की दौड़ के ऊपर जो है पाबंदी लगाई जा सके और उसे कम से कम किया जा सके, उसे रिड्यूस किया जा सके? लेकिन इसका सिंपल जवाब है कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। हालांकि आप जानते हैं कि अमेरिका कितना अमन का दाई बनता है। क्या है कि याद रहे कि अमेरिका के अंदर गन शूटिंग्स के अंदर कई 100 लोग मारे जाते हैं हर साल। यानी एक बच्चा जो है वो गन उठाकर ले आता है स्कूल के अंदर, 12-13 बच्चों को मार देता है और ये एक आम सी बात है। तो अमेरिका फिर क्यों इन गन शूटिंग के ऊपर पाबंदी नहीं लगाता, यानी गन्स, प्राइवेट लोगों पर गन्स रखने के ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाता? उसकी वजह ये है कि जो उनके पॉलिटिशियंस हैं, लॉ मेकर्स हैं, वो
इन हथियार बनाने वाली कंपनियों के अंदर हिस्सेदार होते हैं। इस वजह से वो ऐसे लॉज बनने नहीं देते जिससे जो है वो कंपनियों के जो हथियार हैं उनको आम लोगों के अंदर बेचने के अंदर कोई प्रॉब्लम पैदा हो। दोस्तों, सिर्फ 2021 के अंदर अमेरिका के अंदर 327 गन शूटिंग के वाक़यात हुए हैं, जो डायरेक्ट लोगों के ऊपर जो वो गनें तानी गई हैं। तकरीबन 500 लोग उसके अंदर मारे गए। अमेरिका के अंदर याद रखिए गन खरीदना बहुत ही आसान है। तो पाबंदी क्यों नहीं लगती है, वहाँ पे हथियार कम क्यों नहीं हो? बिकॉज अमेरिकन लॉज फेवर्स फॉर गन ऑनरशिप। दोस्तों, इसका सिंपल हल ये है कि गन खरीदने पर पाबंदी होनी चाहिए और ताकि आम लोगों की रीच से वो दूर रहे, और एक सिस्टम होना चाहिए। इसके बावजूद कि अमेरिका के अंदर सैकड़ों बच्चे इस गन शूटिंग के अंदर मारे गए हैं, लेकिन अमेरिका ने इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई। जो हुकूमती जत्था है वो इसके ऊपर सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाता है और वो एक सिंपल ड्रामा है, कुछ बयान देकर उस मामले को जो है वो दबा के रख देता है। याद रहे 2005 से 2020 तक अमेरिका के अंदर गन सेल के अंदर तकरीबन 3 गुना इजाफा हुआ है। हालांकि गन्स के ऊपर पाबंदी लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, यानी सर्बिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी ये करके दिखाया है और लोगों को टाइम दिया है 1 महीने का या 2 महीने का कि आप अपनी गन्स जो है वो लाइसेंस वाली भी जमा करवा दें, और जिनके पास नाजायज़ असला है उनको एमनेस्टी दी कि अगर वो गन जमा करवाएंगे तो उनको तंग नहीं किया जाएगा। याद रहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6.5 लाख गनें लोगों ने जमा करवाई और इसी तरह सर्बिया के अंदर तकरीबन 1.5 लाख गनें लोगों ने गवर्नमेंट के पास जमा करवाई। दोस्तों, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये जो प्राइवेट आर्म्स कंपनीज़ हैं, जो प्राइवेट वेपन्स कंपनी जो वेपन बनाती हैं, उन्होंने उससे एक कदम आगे बढ़कर अब अपनी प्राइवेट आर्मीज़ भी रखनी शुरू कर दी हैं और उनको भी हायर करते मुल्कों को देने के लिए कि हमारी आर्मीज़ वो जंग लड़ेगी आपके बिहाफ पर। इन जो प्राइवेट आर्मीज़ हैं इनको मर्सिनरीज़ कहा जाता है। इसी तरह याद रहे कि अमेरिकन मैरीन्स जो हैं वो जो हमने नाम बड़ा आम सुना हुआ है, ये मैरीन्स भी प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ से फराहम किए जाते हैं। अब दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि बड़े बड़े मुल्क जबकि अपनी आर्मीज़ रखते हैं, अपने हथियार रखते हैं, तो इसके इन हथियारों और इन आर्मीज़ के होने के बावजूद वो प्राइवेट जो कंपनी से क्यों सर्विसेज लेते हैं प्राइवेट आर्मीज़ की? उसका आंसर ये है कि वो किसी किस्म का वॉर का झंझट अपने सर नहीं लेना चाहते, ना वो कोई तनख्वाहों का झंझट लेना चाहते हैं, ना कोई मेडिकल देना चाहते हैं, ना कोई पेंशन्स देना चाहते हैं। और इसके अलावा जंगों के अंदर इमोशंस जो हैं वो अटैच होते हैं फ़ौजियों के साथ, और वो फ़ौजी जो हैं वो जब मरते हैं तो उनके शोहदा को या उनके मरने वाले को इनाम और कराम दिया जाता है या उनके घर वालों को कंपनसेट किया जाता है। इस सारे कुछ से वो बरी हो जाते हैं और अपने सरदर्दी नहीं रहते और अपने गर्दन के ऊपर हाथ रख कर आराम से इन वॉर्स को देखते रहते हैं। अब इस सारे झंझट से निकलने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल फ़ाइटर्स हायर कर ली जाते हैं, उनको पैसा जो है वो पे कर दिया जाता है और ख़ुद जो है वो आराम से वॉर्स से बाहर आकर उस वॉर को देखते रहते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है दोस्तों कि मर्सिनरीज़ होते कौन है? एक प्राइवेट कंपनी, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक रिटायर फ़ौजी जो अफसर होता है वो रिटायर होता है और वो एक प्राइवेट कंपनी खोल लेता है जो कि गार्ड्स फ्राहम करती है, यानी जैसे बैंकों के अंदर गार्ड्स फ्राहम करती है, जैसे जो दुकानदार हैं लाइक गोल्ड के दुकानदार हैं उनको वो गार्ड्स फ्राहम करती है और तनख्वाह उनको खुद ही देती है। बिल्कुल इसी तरह याद रहे कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो पूरी दुनिया से लोगों को हायर करती हैं और उनको ट्रेनिंग देती हैं और वो अपनी एक प्राइवेट आर्मी जो है उसको तैयार करती हैं और फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट करके किसी मुल्क के साथ उनके लिए जो है वो फ़ाइट करती हैं। अब याद रहे कि जो इस तरह के लोग, जो मल्टीनेशनल किस्म के लोग जो इकट्ठे करके एक आर्मी बनाई जाती है, प्राइवेट आर्मी, उनको हायर करके जंग के अंदर झोंक दिया जाता है, तो उनके साथ पब्लिक की कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती। तो जब वो मारे जाते हैं तो उनका इतना चर्चा भी नहीं होता, पर जिसकी वजह से जो हुकूमतें हैं जो कि प्राइवेट आर्मीज़ को हायर करती हैं वो टेंशन से पाक होती है। दोस्तों, याद रहे प्राइवेट जो फाइटर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं जो सर्विस फ्राहम कर आर्मी फ्राहम करने की, वो सिर्फ मुल्कों को ही नहीं करती बल्कि उसके अलावा कई कंपनियां जो हैं वो उनसे गार्ड्स लेती हैं, फाइटर्स लेती हैं, और इसके अलावा वॉर लॉर्ड्स हैं वो भी उनसे सर्विसेज हासिल करते हैं। इसी की मिसाल जो रूस का वागनर ग्रुप है, जो कि सिर्फ यूक्रेन के ख़िलाफ़ ही नहीं लड़ा बल्कि उसके अलावा सूडान, लीबिया, सीरिया, मोज़म्बिक और माली के ख़िलाफ़ भी
ये ग्रुप लड़ता रहा है। इस तरह दोस्तों याद रहे कि माइनिंग के लिए भी इन आर्मीज़ को हायर किया जाता है। जैसे सपोज़ गरीब मुल्कों के अंदर जो आप एक कंपनी है उसने ठेका लिया और वहाँ पे माइनिंग करी है, तो उनकी हिफाजत के लिए जो गार्ड्स चाहिए वो भी कंपनियाँ जो है वो फराहम करती हैं ताकि उनकी हिफाजत कर सके। क्योंकि अगर लोग प्रोटेस्ट करें तो इन आर्मीज़ का काम क्या है कि वो लोगों से उस कंपनी को बचाएं और वहाँ पर आराम से माइनिंग करने दी जाए। तो उस तरह एक कंपनी थी येवगेनी प्रिगोजिन, जो कि माइनिंग कंपनी थी, गोल्ड माइनिंग और गोल्ड की माइनिंग करती थी, डायमंड और यूरेनियम की माइनिंग करती थी। तो ये सेंट्रल अफ्रीका के अंदर और माली सूडान वगैरह के अंदर जो है वो माइनिंग का काम करती थी। इन्होंने भी प्राइवेट आर्मीज़ जो है वो उनको हायर किया। और याद रहे कि इन लोगों ने, इन प्राइवेट आर्मीज़ ने सैकड़ों मासूम लोगों को कत्ल किया, घरों को लूटा और कई सहाफ़ियों के मर्डर किए। दोस्तों रशिया ने सिर्फ वागनर कंपनी को हायर नहीं किया बल्कि इसके अलावा पोटॉक, मारन सिक्योरिटी ग्रुप, मोरान सिक्योरिटी, स्लाविंग कॉरपोरेशन, ई-नाट कॉरपोरेशन को भी हायर किया। ये ग्रुप सिर्फ रशिया तक महदूद नहीं थे। दोस्तों इसी तरह इसराइल की एक कंपनी जो थी जिसका नाम था साइबर मैसनरीज, और ये साइबर मैसनरीज के नाम से ही मशहूर, ये वो ग्रुप है जो पैसा कमाने के लिए साइबर क्राइम करता है। सो ये जो सर्विसेज फ्राहम करता है उसके अंदर हैकिंग है, मेलिंग मटेरियल है, उसके अलावा डिसइंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा फैलाने के काम आता है, और फॉल्स इंटेलिजेंस जो है वो देता है, और सर्वेलेंस इसका काम है। दोस्तों इसराइल ही की एक और कंपनी जिसका नाम टीम जॉर्ज है, जिसने 33 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर जो सर्विसेज फराहम की, और उन 33 के अंदर मज़े की बात यह है कि 27 इलेक्शंस के अंदर इनकी दी हुई खिदमात की वजह से वहाँ के पार्टियों ने वो कामयाबी हासिल की। इसके अलावा दोस्तों इसराइल ही की एक और पेगासस स्पाइंग कंपनी है जो कि पूरी दुनिया के अंदर स्पाइंग के लिए अपनी सर्विसेज फ्राहम करती है। दोस्तों अमेरिका ने 1994 से लेकर अब तक वो प्राइवेट जो मशीनरीज हैं उनके ऊपर $300 बिलियन का खर्चा किया है। इन 12 मलेशियाज़ की उसने खिदमात हासिल की। इनमें सबसे मशहूर जो कंपनी थी वो ब्लैक वाटर कंपनी थी। दोस्तों इस कंपनी को बनाने वाला एक साबिक अमेरिकी फ़ौजी था जिसका नाम था एरिक प्रिंस। एरिक प्रिंस ने पूरी दुनिया के अंदर से लोगों को उठाया, उनको अच्छी तनख्वाहों पर अपने पास भर्ती किया, और फिर इसके बाद दुनिया के अंदर जो है आर्मी बनाकर प्राइवेट जो मलेशिया मुल्कों को सप्लाई करनी शुरू कर दी। दोस्तों याद रहे कि इस ब्लैक वाटर कंपनी ने पूरी दुनिया के अंदर न जाने कितने ही वॉर क्राइम्स किए, और आखिर जो है वो 2020 के अंदर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एरिक प्रिंस को इन जो जराइम के लिए अक्यूज़ किया। दोस्तों याद रहे कि 2010 के अंदर ओबामा हुकूमत ने ब्लैक वाटर को जो हायर किया, और उसके लिए ब्लैक वाटर को अमेरिकी हुकूमत की तरफ से $220 मिलियन जो है वो पे किए गए। और ये पैसा किसका था? ये पैसा उसी अवाम के टैक्सेस का था जो कि उनसे लूट कर जो है वो आगे इन हथियार बनाने वाली और प्राइवेट मलेशिया जो है वो फराहम करने वाली कंपनी को फराहम किया गया। दोस्तों याद रहे 2021 के अंदर जब तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल को, तो उस वक्त वहाँ से बंदों को बचाने के लिए जो फीस थी पर पर्सन वो $6,500 थी वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए, जो कि उनमें से कई अमेरिकी फ़ौजियों को और अमेरिकी शहरियों को, इसके अलावा और कई लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके अफ़गानिस्तान से बाहर निकाला गया। अब ये भी याद रहे कि एरिक प्रिंस ने चंदे के नाम पर रिश्वत दी और रिपब्लिकन पार्टी को, और उसके अंदर उसने ठीक ठाक अपना जो है वो पैसा लगाया ताकि रिपब्लिकन जीत सके। तो दोस्तों अगर हम थोड़े से समझदार हैं तो ये चंदे का जो धंधा है इसको अगर हम समझ जाएँ तो आपको पूरी बात जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक समझ आ जाएगी। जैसे एरिक प्रिंस जो है वो चंदा दे रहा है पार्टी को, रिपब्लिकन्स को, ऑब्वियसली जब वो कानून बनेंगे तो वो उसके अंदर इग्नोर तो नहीं होगा, उसके हक़ में कवानीन बनेंगे। इसी तरह एरिक प्रिंस ने तकरीबन इराक़ के अंदर 2.25 लाख जो है वो लोग फराहम किए अमरीकी फ़ौजियों की और ऑफिशल्स की हिफाजत के लिए। अब दोस्तों इससे एक कदम आगे जाएँ आप, और फिर आपको पता चलेगा कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं जो कि कवानीन बनाते हैं और लॉ मेकर्स हैं, ये इन कंपनियों के अंदर बाद में हिस्सेदार भी बनते हैं और इसके अंदर अपना पैसा खर्च करके उसके अंदर से शेयर ख़रीदते हैं। यानी डायरेक्टली जब गवर्नमेंट पे कर रही होती है उस कंपनी को, आर्मर कंपनी को, आर्मी वाली कंपनीज़ को या प्राइवेट मलेशिया के कंपनी को,
तो उसके अंदर डायरेक्टली इनका फ़ायदा भी होता है, जो कि हुकूमत के अंदर पॉलिटिशियंस होते हैं, क्योंकि उन्होंने उन कंपनियों के शेयर्स खरीदे हुए होते हैं। जैसे कि सदर जॉर्ज बुश ने एक कंपनी थी जिसका नाम था कार्लाइल ग्रुप, उसको अपने दौरे हुकूमत के अंदर खूब नवाजा। वजह ये थी कि उसका बाप जो है वो इस कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हेड था। इसी तरह जो जॉर्ज बुश की हुकूमत थी उसके अंदर नायब सदर जो थे डिक चीनी जो थे वो भी एक कंपनी के जो के हिस्सेदार थे, जिसका नाम था हैलीब्रिटन कंपनी, और उसके अंदर उसके हिस्से थे। लिहाजा उस कंपनी को उस दौरे हुकूमत के अंदर $7 बिलियन से नवाजा गया। इस कंपनी को इराक़ के अंदर ऑयल रिज़र्व जो थे उनको रिस्टोर करने का काम दिया गया, उसको इस काम के लिए $7 बिलियन दिए गए। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि इराक़ वार जो थी वो ऑयल के लिए ही थी, और उसके अंदर हैलीब्रिटन कंपनी थी। उसके अलावा एक्सो मोबाइल, शेरोन, BP और शेल जैसी कंपनियों ने भी अपनी दुकान खूब चमकाई। तो दोस्तों आज अमेरिका के अंदर जो लॉ मेकर्स हैं उनके अंदर 15 लोग ऐसे हैं जो कि लॉ मेकिंग करते हैं और मिलिट्री पॉलिसीज़ बनाते हैं। 15 लोग ऐसे हैं, और याद रहे कि ये 15 लोग जो हैं वो प्राइवेट आर्म कंपनियों के अंदर और जो कि प्राइवेट मिलिशिया भी फ्राहम करती हैं उनके अंदर वो हिस्सेदार हैं, उनके शेयर होल्डर। बात आपको समझ आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अब लॉ मेकिंग भी उस कंपनी के शेयर होल्डर ही कर रहे हैं ताकि उन कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जा सके। अब याद रहे कि जब भी कोई वॉर इनिशिएट होती है तो उस वॉर के इनिशिएट होने के अंदर जो वेपन इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिलता है। और ये भी याद रहे पूरी दुनिया के अंदर जो कंपनीज़ हैं, पॉलिटिशियंस के शेयर जो कि लॉ मेकर्स हैं और मिलिट्री पॉलिसी बनाते हैं, उनके शेयर जो हैं वो इन कंपनीज़ के अंदर मौजूद होते हैं। वो कैसे चाहेंगे कि वॉर्स रुकें, वो एक वॉर ख़त्म हुई तो दूसरी इनिशिएट कर देंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि वॉर रुके। अब जंगें तो जीतने या हारने के लिए होती है कि मुल्क जंग लड़ रहा है और वो उसे जीतने की कोशिश करे, लेकिन ये कंपनीज़ जिनके मालिक जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर हुकूमतें भी कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर हथियार फ्राहम भी कर रहे हैं, तो उनकी डिज़ायर ये होती है कि ये वॉर कंटिन्यू रहे, जितनी प्रोलॉन्ग हो सके उसको चलने दिया जाए। बिल्कुल इसी तरह गज़ा इसराइल वॉर है, जो इससे पहले इराक़ वॉर थी, अफ़गान वॉर थी, और जिसके अंदर और अब जो है वो इसराइल और गज़ा के अंदर जो है वो लड़ाई हो रही है फ़लस्तीन और इसराइल की। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा से वॉर इनिशिएट कराने की कोशिश की जा रही है। सो इनका मकसद ये होता है कि ये वॉर्स चलती रहें, हथियार बिकते रहें और कंपनियां डॉलर जो है वो कमाती रहें। इसके अंदर सबसे जो मकरूह किरदार है वो मीडिया का है। मीडिया जो है वो इन बजाय कि इसके ऊपर मुस्बत रिपोर्टिंग करे, वो भी लोगों को उलझाए रखता है। ज़ाहिर है वो TRP के भूखे होता है मीडिया, और मीडिया को ख़रीदना कोई मुश्किल काम नहीं है। मीडिया को यही कंपनी जो है पैसा फ्राहम करती हैं और उनको फ़ायदा देती हैं, जिसकी वजह से मीडिया वो रिपोर्ट करता है जो कि उन कंपनीज़ की, उन लोगों की, उन पॉलिटिशियंस की, उन सरमायादारों की डिज़ायर होती है, वही लोगों को दिखाई जाती है। और ये पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करने के अंदर बड़ा ही मुस्बत चीज़ साबित होती है। अब मसलन कुछ पॉलिटिशियंस के ऊपर करप्शन के चार्जेस सपोज लगते हैं और करप्शन उनकी नंगी होती है पब्लिक के सामने, तो ये लॉ मेकर जो है वहाँ पर जो पॉलिसीज़ बनाते हैं उसका ध्यान बटाने के लिए कहीं और वॉर सपोज शुरू करवा देते हैं, तो सारी करप्शन से नज़र हट जाएगी और वो वॉर की तरफ ध्यान जो है वो लोगों का चला जाएगा। और ये काम बड़े मुस्बत तरीके से मीडिया करता है और यही मीडिया का मकरूह किरदार है आजकल पूरी दुनिया के अंदर। सो दोस्तों, दिस इज़ द रियल ट्रूथ ऑफ वॉर्स, वेपन कंपनीज एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो अपने दोस्त, अपने होस्ट मलिक खिज़र को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।